जय बिहार प्रशांत। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि प्रशांत हमारे साथ हैं। और प्रशांत, आज हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो पीके यूथ क्लब के इस लाइव के लिए जुड़े हुए हैं। उनके पास बहुत सारे सवाल हैं जो वो आपसे पूछना चाहते हैं। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी आरिफ राशिद जी को, जो कि भागलपुर से है। आरिफ जी, आप अपना प्लीज कैमरा ऑन कर लें और अपना माइक अनम्यूट करके प्रशांत से अपना सवाल पूछें। कैमरा होस्ट के द्वारा जो है कि कैमरा मेरा ऑफ है। जी, सभी का कैमरा हॉस्टल के द्वारा ही ऑफ किया। जी, आप दिख रहे हैं आरिफ जी, अपना सवाल पूछें। जी नमस्कार सर, मैं आरिफ रशीद नमस्कार आरिफ जी, बताइए। मैं आ, आपको देख और सुन सकता हूँ, सवाल कीजिए। जी सर। सर मेरा एक सवाल ये है कि सर कोई युवा राजनीति जिसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है वो राजनीति में कैसे आ सकता है। और दूसरी बात ये सर कि युवा देश के भविष्य हैं, बिहार के भविष्य हैं, तो कहीं न कहीं इसका जो इम्पैक्ट है सर वो कहीं न कहीं वो युवाओं के ऊपर ही आने वाले समय में आना है। तो जनसुराज से क्योंकि राजनीति में आने के लिए संसाधन बहुत ज़्यादा जो करंट टाइम है वो उसमें वो दिखता है कि बहुत ज़्यादा संसाधन की ज़रूरत है। लेकिन सर आपकी बातों के सुनकर जो युवाओं में जो है वो एक अलग जोश है सर, वो मैं देख रहा हूँ कि वो 2 अक्टूबर से और 2 अक्टूबर 2022 और 2 अक्टूबर 2023 दोनों में काफ़ी अंतर है सर। लोगों में एक जो है वो जोश है। तो वो किस तरह से ऐसे युवा जिसके पास संसाधन नहीं है वो किस तरह से जनसुराज के साथ जुड़कर जो है कि ये इस बिहार के व्यवस्था परिवर्तन में जो है कि अपना योगदान दे सकते हैं। और जो मुहिम आप लेकर के चले हैं सर कि व्यवस्था परिवर्तन की, और जो आपकी जो जनसुराज की पूरी परिकल्पना है उसमें कैसे अपने आप को सम्मिलित कर सकते हैं। धन्यवाद सर, मैं कुछ ज्यादा बोल गया। नहीं नहीं, बिल्कुल आरिफ भाई, धन्यवाद आपके सवाल का। इसके दो तरीके से इसको आप समझिए। पहले तो राजनीति में आने के लिए या नेता बनने के लिए संसाधन की कितनी जरूरत है, इसको लेकर सामान्यतः लोगों की जो समझ है और जो सच्चाई है उसमें काफी अंतर है। आपको हमको ऐसा लगता है कि बिना पैसे के या बिना बहुत ज्यादा संसाधन के आप राजनीति में नहीं आ सकते हैं या उसमें सफलता नहीं पा सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। पैसा जो है वो ऑयल की तरह है। मान लीजिए कि आपके पास गाड़ी है तो निश्चित तौर पर उसमें तेल भराने के लिए पैसा आपको चाहिए। लेकिन अगर आपके पास गाड़ी है ही नहीं और आपके पास एक टैंकर भी तेल आ जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है। उस तेल के टैंकर पर बैठकर आप कहीं नहीं जा पाएंगे। जो लोग भी राजनीति करते हैं वो उनको पैसे की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर समाज में आपका समर्थन है, समाज में लोग आपको चाहते हैं, तो यही समाज थोड़ा कम या ज्यादा किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ संसाधन की व्यवस्था कर देता है जिससे कि आप अपनी राजनीति कर सकते हैं। एक दिलचस्प आंकड़ा मैं आपको बताऊंगा, और आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और सारे जो युवा साथी इसमें जुड़े हुए हैं इस सेशन में, जो जिसको भी आप देश में बड़ा नेता मानते हैं, वो नेता ईमानदार हो या भ्रष्ट हो, जरा अपने मन में बैठकर ये सोचिए अपने कमरे में कि जब समाज ने उसको नेता बनाया तो वो कितने बड़े बाप के बच्चे थे या कितने बड़े पैसे वाले थे। आप बिहार के संदर्भ में नीतीश कुमार को देख लीजिए, लालू जी को देख लीजिए, या दूसरे जो बड़े नेता हैं, कर्पूरी ठाकुर यहाँ बहुत बड़े नेता रहे हैं। ऐसे कईयों नेता के नाम आप जिसको भी आप नेता मानते हैं, सिर्फ बिहार में ही नहीं, बंगाल में ममता बनर्जी को देख लीजिए, बगल में आदित्यनाथ को देख लीजिए, नेता शिवराज सिंह चौहान को देख लीजिए। जब समाज ने उनको नेता बनाया तब वो पैसे वाले नहीं थे। नेता बनने के बाद, पद पर आने के बाद वो पैसे वाले बन सकते हैं। तो ये आपको क्या बताता है कि जब नेता अपना चुनता है तो वो पैसा नहीं देखता है। हाँ, पैसे की जरूरत जरूर है। अगर आप दुकान चलाना चाहते हैं तो भी आप अगर आपके पास पैसा है तो बहुत आसानी से दुकान खोल लेंगे। किसी के पास पैसा नहीं होगा तो शायद पहले उसको ठेला लगाना पड़ेगा, फिर कहीं से कर्ज लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप में क्षमता है तो दुकान तो आप खोल ही लीजिएगा।
राजनीति उसी तरीके से है, अगर आपके पास संसाधन पैसा है तो थोड़ा जरूर राजनीति करना आपको सुलभ हो जाएगा। मान लीजिए कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और आप मेडिकल की कोचिंग करने, अगर आपके पास पैसा है तो आप कोटा में जाकर, दिल्ली में जाकर कोचिंग कर लेंगे, सबसे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर लेंगे और फिर मेडिकल में कम्पीट करने का प्रयास करेंगे। उसके मुकाबले जो गरीब घर का बच्चा है तो उसके पास साधन नहीं है कि वो कोटा जाए, उसके पास साधन नहीं है कि वो दिल्ली जाए। अगर उसमें हुनर है, ताकत है, ईमानदारी से प्रयास करने का जज्बा है तो बन तो वो भी जाएगा, लेकिन थोड़ी दिक्कत आएगी। तो मैं पैसे की जो भूमिका है उसको बिल्कुल नकार नहीं रहा हूं, लेकिन उसके परिप्रेक्ष्य को समझना जरूरी है। अगर आप राजनीति आकर करना चाहते हैं तो आपका जो सवाल था कि क्या करना चाहिए, कैसे शुरू करें, वो पैसे से और पद से लोग राजनेता नहीं बनते हैं। राजनीति करने के लिए सबसे पहले जो जरूरी बात है, पहले कि आप जहां से राजनीति करना चाहते हैं उस क्षेत्र को चुनिए। और उसका एक सिंपल तरीका यह है कि या वो क्षेत्र या तो आपकी जन्मभूमि हो या आपका कर्म भूमि हो, और फिर जिस क्षेत्र की जिन लोगों का आप नेतृत्व करना चाहते हैं उनके लिए अपने आप को उपलब्ध कराइए। चाहे आप 5 घंटे ही डेली उपलब्ध होइए, लेकिन उनके लिए उपलब्ध कराइए अपने आप को, ताकि लोग अपने संकट में, अपने खुशी में, अपने परेशानी में, अपने मुश्किलों में आप तक पहुंच सकें या आप उसकी कुछ ना कुछ मदद कर सकें। मान लीजिए कि मेरे पास लोगों को लगता है कि बहुत साधन है, तो भी मैं क्या कर रहा हूँ, साधन का उपयोग करके अपने आप को मैंने उपलब्ध कराया हुआ है कि हर गांव में हम जा रहे हैं, हम किसी की मदद तो कर नहीं रहे हैं, किसी की सड़क नहीं बनवा रहे हैं, किसी की का इलाज नहीं करा रहे हैं। सिर्फ लोगों को ये लग रहा है कि भाई कोई आया जो मेरे से बात कर रहा है, मेरी समस्या को सुन रहा है और ये बता रहा है कि इस समस्या से निकलने में मैं आपके साथ खड़ा हूं, इस तरीके से हम लोग इससे निकल सकते हैं। तो पैसे की प्रधानता है, लेकिन ऐसा मत समझिए कि सिर्फ पैसे से आप नेता बन सकते हैं। अगर आप समाज में लोकप्रिय हैं, लोग आपके साथ हैं, तो पैसे का जुगाड़ हो जाएगा। अगर बोलचाल की भाषा में बोलूं तो अगर आपके पास वोट है तो नोट का जुगाड़ हो जाएगा। नोट होने से वोट की गारंटी नहीं है। कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि भाजपा चुनाव जीतती है, वो देश, उनके पास बहुत पैसा है इसलिए जीतते हैं। ऐसी बात नहीं है। भाजपा वाले चुनाव जीत रहे हैं इसलिए उनके पास ज्यादा पैसा है। एक बार जब समाज में पैसे वाले लोग ये जान जाते हैं कि आप जीत सकते हैं या आप मजबूत व्यक्ति हैं या आपके पीछे समाज खड़ा है, तो पैसे वाले लोग आपकी थोड़ी बहुत धीरे धीरे मदद करने लगते हैं। मेरा आपको अनुरोध ये है कि इस चीज की, इस धारणा से बाहर निकलिए कि बिना पैसे के आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। दूसरा, राजनीति करने के लिए ये जरूरी है कि सही क्षेत्र को चुनिए और उस क्षेत्र में जिन लोगों का भी आप नेतृत्व करना चाहते हैं उनको अपने आप, उनके लिए अपने आप को उपलब्ध कराइए। तीसरी बात आपने पूछी कि जनसुराज से आपको कैसे मदद मिल सकती है, तो जनसुराज में मैंने अपनी ओर से ये तय किया है कि 1 लाख बिहार के बच्चों को, वैसे बच्चों को जिनमें राजनीति करने की इच्छा है, जज्बा है, क्षमता है, मगर उनकी आर्थिक स्थिति, उनके परिवार की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो राजनीति कर सकें, या वो किसी बड़े बाप के लड़के नहीं है, विधायक मंत्री के बच्चे नहीं है, ऐसे बच्चे जो लेकिन उनमें काम करने की क्षमता है, ईमानदारी है, ऐसे बच्चों को मैं जनसुराज से जोड़कर जो क्लब की व्यवस्था बनाई जा रही है, आप में से कुछ लोग क्लब से जुड़े भी हैं, अभी उसके शुरुआती दिन है, लेकिन ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जा रहा है पंचायत के स्तर पर, जो 20, 25, 50 लड़कों के साथ समूह का नेतृत्व कर सकते हैं। और फिर क्लबों के माध्यम से मेरी ये जिम्मेवारी है कि जैसे अभी तो मैं पदयात्रा में बहुत व्यस्त हूँ, क्लबों को उतना समय नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन क्लब बन रहे हैं। करीब 25,000 के आसपास ऐसे युवा साथी पंचायतों में जमीनी स्तर पर जुड़कर क्लब बनाया है। जिन लोगों ने, उनको मिलना, उनको प्रशिक्षण देना और उनको उनकी सामाजिक राजनीतिक जीवन की शुरुआत में जो कुछ भी मदद, सलाह और संसाधन दोनों के तौर पर की जा सकती है, वो जनसुराज के तहत उसको की जाएगी। अब आप में से कई लोग जो क्लब से जुड़े हुए हैं या क्लब को जो देख रहे हैं, उनमें से लड़के आकर मुझे बताते हैं कि भैया फलाने ने क्लब खोला और वो क्लब को अच्छे से नहीं चला रहा है या क्लब शिथिल पड़ा हुआ है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये 1 लाख की जो नंबर है, मुझे इस बात का ज्ञान है, समझ है कि 1 लाख बच्चों को अगर मैं प्रशिक्षण के लिए लाऊंगा तो इसमें से कुछ बच्चे ही आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा नहीं है, अगर आप किसी दौड़ में जाते हैं, अगर 100 लोग दौड़ेंगे, हर आदमी तो रेस नहीं जीतेगा। अगर आप किसी परीक्षा में शामिल होते हैं तो हर आदमी परीक्षा में जो शामिल होगा वो तो पास नहीं हो जाएगा।
लेकिन प्रयास ये है कि 1 लाख बच्चों को ये अवसर दिया जाए, उनको सलाह और संसाधन दोनों जनसुराज से दिया जाए, ताकि अगर उनमें क्षमता है तो आगे वो सामाजिक राजनीतिक अपनी पहचान बना सकें और आने वाले 3 से 5 साल में कोई ना कोई चुनाव, चाहे वो वार्ड सदस्य का ही चुनाव क्यों ना हो, वो चुनाव लड़ें और बिहार की राजनीतिक व्यवस्था में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। तो जो 3 बिंदु आपको ध्यान रखना है, पहला, पैसे की महत्ता है, लेकिन सिर्फ पैसे होने से ही राजनीति हो सकती है, ये आपकी धारणा गलत है। दूसरा, राजनीति अगर आपको करना है तो उसका तरीका ये है कि क्षेत्र चुनिए और उस क्षेत्र में जाकर, वो क्षेत्र आपका या तो जन्मभूमि होना चाहिए या कर्मभूमि, और उस क्षेत्र में जाकर जिन लोगों का आप नेतृत्व करना चाहते हैं उसके लिए अपने आप को उपलब्ध कराइए। और तीसरा, अगर आप जनसुराज से जुड़कर इस दिशा में कोई मदद लेना चाहते हैं तो मेरे कार्यालय में फोन करके ये क्लब की जो व्यवस्था है उसमें जुड़ने का प्रयास कीजिए। अगर आप क्लब खोल लेंगे तो मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको प्रशिक्षित भी करूंगा और आपको वो संसाधन भी मुहैया कराऊंगा जो आपके राजनीति करने के लिए और आने वाले 3 से 5 सालों में चुनाव लड़ने के लिए जरूरी होगा। थोड़ा इसमें समय लगेगा, ऐसा नहीं कि आप कल क्लब खोले और कल से आप परसों से आपका प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा, लेकिन वो एक व्यवस्था है। अगर आप उसमें ईमानदारी से जुड़ेंगे, 1-2 साल मेहनत करेंगे तो जनसुराज अपने खर्चे और अपने व्यवस्था के अंतर्गत आपकी मदद करेगा। प्रशांत, दूसरा सवाल आर्यन रॉय की तरफ से है जो कि मुजफ्फरपुर से है। आर्यन, आप अपना कैमरा ऑन कर लें और अपना सवाल आप प्रशांत से पूछ सकते हैं। मैम उधर से कैमरा ऑफ है। ठीक है, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते सर। आर्यन, मैं आपको देख सकता हूँ? यस सर, मेरा कैमरा ऑन है सर। जी, मैं आपको देख पा रहा हूँ और आपकी आवाज भी सुन रहा हूँ, आप बताइए। जी सर, नमस्ते। बताएं साहब। सर सवाल मेरा जो सवाल है, वैसे तो मेरा अभी स्टूडेंट कैरियर, मतलब स्टूडेंट लाइफ चल रहा है सर। स्टूडेंट को लेकर ही सवाल है सर। जो स्टूडेंट सर लोअर क्लास से आते हैं, नीचा वर्ग का, जैसे मेरे ही दोस्त में 2-3 है जो लोअर मिडिल क्लास, आई मीन लोअर क्लास से आते हैं, वो सर अभी का जो एजुकेशन सिस्टम का जो चार्जेज होता है सर, वो अफोर्ड नहीं कर पाते सर, जिसके कारण वो लोग पढ़ाई छोड़ के इधर उधर काम करने चले जाते हैं, यहाँ से मतलब दूसरे राज्य, दूसरे जिला, कहीं भी जहाँ पे उसको काम मिलता है। तो सर ऐसे में ये क्या ठीक है सर? मतलब इसके लिए कुछ किया जा सकता है या कोई कुछ ना कुछ योजना तो होगा ना सर? देखिए, मैं जब यहाँ पहली बार बिहार में सामाजिक राजनीतिक जीवन में 14-15 में आया तो जी उस समय मेरी कोई राजनीतिक भूमिका तो नहीं थी, लेकिन उस समय जो चुनाव हुआ था उसका प्रबंधन मेरे हाथ में था और उस सरकार का एजेंडा सेट करने की एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास थी। आप में से कई युवा साथियों ने 7 निश्चय का नाम जरूर सुना होगा। 7 निश्चय में 2 महत्वपूर्ण योजनाएं उस समय मैंने 40,000 गांवों में सर्वे करके युवाओं से बात करके बनाई थी। पहली योजना थी बेरोजगार युवाओं को 1,000 रुपए मासिक सहायता की। 18 से 35 साल की उम्र तक जो भी बच्चे बेरोजगार हैं उनको 1,000 रुपए की सहायता मिलती रहे, ताकि उनको मजबूरी में बिहार से बाहर जाकर मजदूरी ना करना पड़े, कोई ऐसा काम ना करना पड़े जिसमें कि उनको बहुत तकलीफ होती है। उस समय का अनुमान था और आज भी वो वही है कि करीब करीब 10,000 करोड़ रुपया हर साल का अगर खर्च किया जाए तो 18 से 35 साल के हर युवा को 1,000 रुपये मासिक सहायता मिल सकती है। बिहार सरकार का बजट है 2,50,000 करोड़। मुझे ऐसा लगता है कि 2,50,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ रुपया हर साल का इस पर बहुत आसानी से खर्च किया जा सकता था। लेकिन सिर्फ 1,000 रुपये देने से युवाओं की पढ़ाई तो नहीं होगी। इसके लिए उसमें एक दूसरी योजना बनाई गई थी जिसका नाम आपने सुना होगा, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। ये बिहार में, पूरे देश में ये अपने आप की एक अनोखी योजना बनाई गई थी। बहुत अध्ययन करके, बहुत लोगों से राय विचार करके, जो मैंने अमेरिका में देखा, वहां पर कूपन सिस्टम है जहां सरकार वो कूपन देती है जिसको कि आप इनकैश करा सकते हैं अपने पढ़ाई के लिए। उसी के आधार पर मैंने ये बताया था कि बच्चों को प्री लोडेड क्रेडिट कार्ड मिल जाए एजुकेशन, जिसमें कि सरकार की गारंटी हो और आपको 4 लाख रुपए का मान लीजिए कि क्रेडिट कार्ड मिल गया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, तो आप लोन नहीं ले रहे हैं, उतना पैसा खर्च कर रहे हैं जो कि आपका कम पड़ रहा है, पैसे घर से पैसे नहीं मिल पाए या जो आपसे नहीं जमा हो रहा है। उस समय का मेरा अनुमान था कि बिहार में सरकार का 1 रुपया भी इसमें खर्च नहीं है, क्योंकि सरकार सिर्फ बैंकों को गारंटी देती है और बैंक को ये पैसा स्टूडेंट को लोन के तौर पर देना है। उस समय का मेरा अनुमान था कि बिहार में 1,25,00,000 परिवार ऐसे हैं, करीब करीब 1/3 परिवार
जिनको इस सुविधा का लाभ अगर मिल जाए, इस सुविधा से जोड़ दिया जाए, तो किसी भी परिवार के बच्चे को 12वीं के बाद की पढ़ाई के लिए अपने परिवार पर आर्थिक बोझ नहीं बनना पड़ेगा। और आप पढ़ाई वो करें जिससे कि आपको नौकरी मिले, ताकि आप नौकरी खत्म करने के पढ़ाई खत्म करने के बाद नौकरी जब मिल जाए तो धीरे धीरे उसको 8 साल 10 साल में पैसे को वापस कर दें। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो गरीब घर के बच्चे हैं उनको अगर लोन मिलना भी चाहे तो वो लोन मिलेगा ही नहीं बैंक से, आपके पास गारंटी के लिए कुछ है नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ सरकार को उसको गारंटर बनना था कि अगर ये बच्चा ये परिवार पैसा नहीं दे पाएगा तो ये पैसा सरकार बैंक को देगी। तो इस पूरी योजना में 1,25,00,000 परिवार को लाभ मिलना था। अभी 9 बरस हो गए और इसमें करीब करीब बिहार सरकार का जो आंकड़ा है वो करीब बताता है कि 8-8.5 लाख बच्चों को ही इसका लाभ मिला है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इन दोनों योजनाओं को अगर आपने लागू कर दिया तो इसी बिहार में ज्यादातर बच्चों को गरीबी की वजह से जो पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है वो नहीं करना पड़ेगा। और बहुत गरीबी की वजह से जो लड़के माइग्रेट करते हैं, बहुत कम उम्र में जाकर बहुत हैजार्डस कंडीशन में जाकर मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, जान जोखिम में डालते हैं, उन बच्चों को वहां नहीं जाना पड़ेगा। और ये दोनों काम करने के लिए बिहार सरकार में अगर कुछ नया न भी किया जाए तो अभी के बजट में इतना प्रावधान है, इतना पैसा है कि इन दोनों काम को किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली ये किया नहीं गया है। मैं आपको यही कहूंगा कि अगर कभी जनसुराज को मौका मिला तो सबसे पहले इन दोनों योजनाओं को बहुत ताकत से और ईमानदारी से लागू किया जाएगा। नई कोई योजना लाने की जरूरत नहीं है। बैंकों से क्रेडिट अगर लोगों को मिल जाए तो बच्चे यहाँ ईमानदार हैं, मेहनत करते हैं, वो मेहनत करेंगे और ऐसी जगह जाकर पढ़ाई करेंगे जहां से पढ़कर वो नौकरी पा सके। आप कोटा जाइए, कोटा में 1/3 से ज्यादा बच्चे बिहार के हैं। आप किसी भी देश के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइए, वहां पढ़ने वाले करीब करीब 20% बच्चे बिहार के हैं। उन बच्चों को अगर ये सुविधा मिल जाए ताकि उनको घर से पैसा न लेना पड़े तो उनके लिए बहुत राहत होगी। और वो जब नौकरी पा जाएंगे तो बड़े आसानी से इस पैसे को वापस कर सकते हैं और इससे लाखों लोगों को फायदा हो सकता है। सर तो ये मिलता थोड़ी ना है सर। मेरा दोस्त मतलब जो जिसके बारे में बताया, जो गया कहीं और काम करने सर, तो वो मेरे ही साथ गया, जाकर अप्लाई किया था सर, ये रिजेक्ट हो गया, वो रिजेक्ट हो गया, ऐसा कुछ करके सर नहीं हो पाता है सर, नहीं मिलता है। नहीं मेरे भाई, ऐसा है आप योजना चाहे जितनी अच्छी बना लें, अगर आप उसको लागू ही नहीं कीजिएगा, उसमें भ्रष्टाचार कीजिएगा, चोरी कीजिएगा, तब तो दिक्कत होगी। मैं तो यही बात आपको बता रहा हूँ। आप कह रहे हैं क्या करेंगे? अगर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लागू कर दीजिए, दिक्कत खत्म हो जाएगी। प्रशांत, अगला सवाल पवन कुमार मिश्रा जी का है जो बक्सर से है। पवन जी, आप प्लीज अपना कैमरा ऑन कर ली और अपना माइक अनम्यूट करके प्रशांत से आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। बोलिए। हाँ सर। हाँ सर, नमस्कार। बोलिए। सर मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे बिहार के किसी भी सरकारी विभाग हो, चाहे मान लीजिए कि ब्लॉक हो, सरकारी विद्यालय शिक्षा हो, कहीं पर भी जाते हैं तो बिना बिना हम घूस दिए काम कोई भी नहीं करा पाते हैं। आखिर तो इसका तो कोई समाधान होगा ना सर? बिल्कुल। देखिए, 2-3 बातें हैं। एक तो कि जो यहाँ व्यवस्था है, जो नेता चुनकर गए हैं, भ्रष्टाचार क्यों है? सीओ आपसे दाखिल खारिज में पैसा ले रहा है या कोई बीडीओ के ऑफिस में, पंचायत के ऑफिस में पैसा लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है? एक उसकी वजह यह है कि जो लोग वहां पर अफसर हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वहां पोस्टिंग के लिए उन्होंने नेताओं को पैसा दिया है। अगर अंचलाधिकारी सीओ 20 लाख 25 लाख रुपया घूस देकर किसी ब्लॉक में जाएगा तो दाखिल खारिज में, रसीद काटने में, जमीन के मामलों में पैसे नहीं लेगा तो 25 लाख रुपया लाएगा कहां से? अगर बीडीओ या थानेदार पैसा देकर पोस्टिंग कराएगा तो वो तो चोरी होगी ही होगी। तो कहीं ना कहीं इसकी समस्या के जड़ में ये है कि जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, विधायक हैं, जब अफसरों की पोस्टिंग होती है उसमें चोरी, उसमें आप पैसा लेते हैं, फिर अफसर भी नीचे जाकर पैसा ले रहा है। दूसरी बात है कि जो ज्यादा गंभीर बात है कि समाज में इसको सुधारा कैसे जाएगा। देखिए, करप्शन को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, भ्रष्टाचार को, ये तो संभव नहीं है। जो लोग कहते हैं वो ऐसे हवाई बात है। लेकिन दुनिया में अगर आप देखेंगे कि किन देशों ने भ्रष्टाचार पर बहुत बड़े स्तर पर अंकुश लगाया है, उसमें दुनिया में सबसे ऊपर नॉर्डिक कंट्रीज हैं, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, जिस आप में से कुछ लोग जानते होंगे। नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, कुछ दूसरी भी कंट्री हैं लाइक न्यूजीलैंड वगैरह, जहां पर करप्शन, सिंगापुर,
वहां भ्रष्टाचार बहुत कम है। तो आपको हमको ये देखने की जरूरत है कि वहां भ्रष्टाचार पर अंकुश कैसे लगाया गया है। भ्रष्टाचार पर अंकुश के 4 तरीके हैं, 4 चीजें करके इन समाज में, इन देशों में भ्रष्टाचार को कंट्रोल किया गया। पहला कि ईमानदार जनप्रतिनिधियों का चुनाव। अगर आप चोर व्यक्ति को, बदमाश को, स्मगलर को, ठग को चुनेंगे तो उससे आप ये अपेक्षा नहीं रख सकते हैं कि वो बहुत ईमानदारी से आपके लिए काम करे। दूसरा, जन भागीदारी। बिहार में या हम लोग के पूरे देश में ही जन भागीदारी करके कोई चीज ही नहीं है। जो भी निर्णय है वो अफसर ही कर रहे हैं। जो योजना चल रही है वो बिहार में सेक्रेटेरिएट में बैठकर 4 अफसर बना रहे हैं। जनता की या जनता के चुने हुए जो पंचायतों में लोग हैं उनकी कोई भागीदारी नहीं है। अब आप कहिएगा कि भैया पंचायत में मुखिया और जो दूसरे जनप्रतिनिधि हैं वो भी चोरी कर रहे हैं, लेकिन उसमें फर्क है। देखिए, पिछली बार नल जल योजना बिहार में बनी, उसमें चोरी हुआ। नतीजा ये हुआ कि 90% वार्ड सदस्य चुनाव हारे, 80% मुखिया जी लोग चुनाव हारे। लेकिन जिन पदाधिकारियों ने उस भ्रष्टाचार में अपनी भूमिका अदा की थी, जो उसमें शामिल थे, वो अफसर तो आज भी सिस्टम में बने हुए हैं। तो जन भागीदारी जो है वो इतनी जरूरी है कि जब तक आप जनता को इससे जोड़िएगा नहीं, तब तक ये बात 1 आदमी या 10 आदमी या 100 आदमी पटना सेक्रेटेरिएट में बैठकर इसको नहीं कर सकते हैं। तीसरा बात, सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण। हर चीज यहाँ मुख्यमंत्री तय करेंगे, हर चीज मुख्यमंत्री के 3 सलाहकार या अफसर तय करेंगे। और चौथा, टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर उपयोग। फिर मैं आपको नल जल योजना का ही उदाहरण दूंगा, क्योंकि ये घर घर में लोगों ने देखा है कि इसमें कैसे भ्रष्टाचार हुआ है। नल जल योजना में सरकार ने 25,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया, लेकिन अगर इन योजनाओं को बनाते समय इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया होता और एक स्मार्ट मीटर लगा दिया गया होता, तो पटना में बैठकर ये देखा जा सकता था कि किस वार्ड, बिहार के किस जिले के किस प्रखंड के किस वार्ड में मोटर कितने बजे ऑन हुआ, कितना पानी उससे निकला, कितना पानी पहुंचा या नहीं पहुंचा। ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी के उपयोग से की जा सकती थी, लेकिन वो किया नहीं गया। तो ये 4 चीजें आप ध्यान में रखें। पहला, ईमानदार जनप्रतिनिधियों का चुनाव। दूसरा, सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण। तीसरा, बड़े पैमाने पर जन भागीदारी। और चौथा, टेक्नोलॉजी का प्रयोग। इन 4 चीजों के समुचित प्रयोग से ही आने वाले समय में बिहार में या कहीं पर भी भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। मैं उन व्यक्तियों में से नहीं हूं जो ये कहता है कि मैं आऊंगा तो भ्रष्टाचार रोक दूंगा, मैं ये कानून बना दूंगा उससे भ्रष्टाचार रुक जाएगा। किसी कानून से, किसी व्यक्ति से भ्रष्टाचार नहीं रुकता है। आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा, और वो सिस्टम इन 4 दुनिया भर के जो विशेषज्ञ हैं, जिन लोगों ने वर्षों तक समाज में भ्रष्टाचार पर अंकुश कैसे लगाया जाए, इन विषयों का अध्ययन किया, अध्ययन करके जो बातें बताई, ये 4 बातों पर लोगों ने हमेशा जोर दिया है कि आपके पास ईमानदार नेता होना चाहिए, आपके पास सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, जनता को आपकी योजनाओं के क्रियान्वयन और उसके बनाने में शामिल होना चाहिए, और टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर प्रयोग होना चाहिए, ताकि अगर कोई गलती करे तो उसको चिन्हित किया जा सके, उसको दंडित किया जा सके। इन 4 चीजों के उपयोग से बिहार में भी मेरा यकीन है कि भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। प्रशांत, अगला सवाल सपना झा का है, जो मधुबनी से है। सपना जी, आप अपना कैमरा प्लीज ओपन करें और अपना माइक अनम्यूट करके प्रशांत से अपना सवाल पूछें। नमस्कार सर। जी, सुन रहा हूं मैं, बताइए। सर, मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम आंकड़ों को देखें तो अन्य राज्यों की पुलिस सेवा की अपेक्षा बिहार पुलिस में सबसे अधिक महिलाएं कार्यरत हैं। फिर भी हम महिलाएं बिहार में सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। इस पर आपकी क्या राय है? तथा मेरा एक और प्रश्न यह है कि जन स्वराज महिला क्लब क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, तथा यह महिलाओं के उत्थान में किस प्रकार से कार्य करेगी? पहला सवाल जो आपने किया है वो अपने आप में ये बताता है कि सरकार का जो टोकेनिज्म है कि अगर आप महिला को पुलिस बना देंगे तो उससे महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी, ये टोकेनिज्म है। जैसे अभी सरकार ये बता रही है कि कुछ शिक्षकों की नियुक्ति कर दी जाएगी तो उससे शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। किसी ने सरकार से नहीं पूछा कि भाई पटना साइंस कॉलेज में तो पहले से प्रोफेसर हैं, वहां तो खिचड़ी नहीं बट रही है, वहां तो बिल्डिंग है, फिर वहां पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? तो ये टोकेनिज्म है, जहां सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के बजाय
रेबड़ी बांट रही है, ये कह रही है कि इतने लोगों को हम टीचर बना देंगे, उससे व्यवस्था सुधर जाएगी। वो सुधरने वाली नहीं है। बिहार में महिलाएं सुरक्षित तब होंगी जब यहाँ के सामान्य लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधरेगी। बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो इतनी खराब है। एक हम लोगों ने दौर देखा है लालू जी का, जो अपराधियों का राज था, उतनी व्यवस्था नहीं बिगड़ी है। लेकिन बिहार में कानून व्यवस्था पिछले, मुझे लगता है कि 2016-17 से बिगड़नी फिर शुरू हुई है। उसके मूल में दो बातें हैं। पहला राजनीतिक अस्थिरता, और दूसरा ये शराबबंदी, जिसको आप और हम ज्यादा नहीं ध्यान देते हैं। शराबबंदी होने से ये हुआ कि जो सामान्य प्रशासन है, पुलिस है, वो उसका ध्यान, उसका फोकस कानून व्यवस्था से हटकर इस पर लगा हुआ है कि शराबबंदी को कैसे लागू किया जाए, शराबबंदी को कैसे, शराबबंदी से पैसा कमाया जाए, शराबबंदी को कैसे छुपाया जाए, इसको कैसे बढ़ाया जाए। तो जब आपकी आधी पुलिस व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ शराब के धंधे, शराब और बालू के अवैध कारोबार और उसके करने और न करने वालों से जुड़ी रहेगी, तो सामान्य प्रशासन में तो दिक्कत आएगी ही आएगी। दूसरा, बिहार में कानून व्यवस्था में झटका तब लगा जब महागठबंधन की सरकार बनी। तो ऐसा नहीं है कि ये महागठबंधन की सरकार बनाने से कानून व्यवस्था बिगड़ी है। कानून व्यवस्था बिगड़ना शुरू हुआ है जब शराबबंदी लागू हुई, तब से। क्योंकि सरकार का एक बहुत बड़ा तंत्र अब सिर्फ शराबबंदी को लागू करने या उससे कमाने, उसको छिपाने और बढ़ाने में लगा हुआ है, बजाय इसके कि कानून व्यवस्था को सुधारा जाए। दूसरा झटका तब लगा जब महागठबंधन की सरकार बनी। आपने भी सुना होगा, जब सामान्य लोग को ऐसा लगता है कि जब आरजेडी की सरकार, आरजेडी के लोग सरकार में रहते हैं तो कानून व्यवस्था बिगड़ती है। ऐसा लोगों का पीछे का अनुभव है, उसके आधार पर लोग सोचते हैं। जब महागठबंधन की सरकार पिछले वर्ष बनी तो उस समय लोग ये डर व्यक्त कर रहे थे कि अब फिर आरजेडी की सरकार आ गई तो कानून व्यवस्था बिगड़ेगा। मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं नीचे चरितार्थ होता दिखता है। धीरे धीरे वो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है बहुत तेजी से। हत्या, अपराध, अन्य दूसरे अपराध बहुत तेजी से बढ़े हैं। तो और तीसरी जो बात है वो है राजनीतिक अस्थिरता, जिसमें कि जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जैसे आज नीतीश कुमार हैं, उनकी प्राथमिकता कानून व्यवस्था और विकास नहीं है। उनकी प्राथमिकता ये है कि उनकी कुर्सी कैसे बची रहे। तो स्वाभाविक तौर पर जब आप कुर्सी बचाने के फेरे में रहिएगा तो कानून व्यवस्था पर आप ध्यान नहीं दे सकते हैं। मैं आपको एक स्पेसिफिक एग्जांपल दे देता हूँ। 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी, उस समय 4 ऐसे विधायक थे आरजेडी के जिनका नाम प्रस्तावित किया गया आरजेडी की ओर से कि इनको मंत्री बनाया जाए। मैं चूंकि उस समय शामिल था उस सरकार के बनने में, तो मुझे मालूम है, मैं आपको बिल्कुल ऑन कैमरा बता रहा हूं कि इस बात को रोका गया कि नहीं, वो 4 लोग मंत्री नहीं बन सकते क्योंकि उनकी छवि अच्छी नहीं है, वो दागदार छवि के लोग हैं। अगर वो लोग सत्ता में आकर मंत्री बन जाएंगे, विधायक बन गए वो अलग बात है, लेकिन अगर मंत्री बन जाएंगे तो फिर कानून व्यवस्था की स्थिति को पर कोई भरोसा नहीं करेगा। आज वही नीतीश कुमार, उन्हीं 4 विधायकों का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो चारों विधायक जो आरजेडी के हैं, जिनका नाम पिछली बार रोक दिया गया था, वो चारों लोग आज मंत्रिमंडल में शामिल हैं। अब आप बताइए कि जो खुद से पहले क्रिमिनल है, पहले से बदमाश है, रंगदार है, यही ठगी और बदमाशी का काम करता है, अगर वो लोग मंत्री बन जाएंगे तो उसमें महिलाएं क्यों, पुरुष भी सुरक्षित नहीं है, पूरा समाज ही सुरक्षित नहीं है। तो महिला पुलिस की नियुक्ति से महिलाओं की सुरक्षा नहीं होगी। महिलाओं की सुरक्षा तब होगी जब बिहार में सामान्य कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारा जाए। दूसरा, आपने कहा कि महिला क्लब क्या है। जैसा मैंने अभी पहले बताया कि बिहार में 1 लाख बच्चों को, जो राजनीति में लोग आना चाहते हैं, जिनके पास साधन सुविधा नहीं है, जो बड़े परिवार के बच्चे नहीं है, जिनके माँ बाप पहले से विधायक मंत्री नहीं है, ऐसे बच्चों को अगर राजनीति में आना है, कोई भूमिका तय करनी है, उनको कोई बताने वाला, सिखाने वाला या उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। उसके लिए मैंने जन स्वराज के तहत ये व्यवस्था बनाई है कि 1 लाख बच्चे, मतलब हर पंचायत से 10 बच्चों को ये अवसर मिल सकता है। उसमें 5 से 6 लड़के हैं और 3 से 4 महिलाओं को भी ये अवसर दिया जा रहा है कि अगर आप चाहें तो अपने गांव पंचायत में लोगों को इकट्ठा करके, उनको संगठित करके क्लब बना सकते हैं। अगर एक बार आप क्लब बना लेंगे तो आप सामाजिक राजनीतिक जीवन में अपनी जो शुरुआत करना चाहते हैं, जो सवाल पूछना चाहते हैं, जो सुझाव चाहते हैं, प्रशिक्षण चाहते हैं, या फिर आपको कुछ संसाधन की भी जो जरूरत होती है सामाजिक राजनीतिक कार्यों को करने के लिए, वो सब चीज आपको मेरे इस अभियान के जरिए, जन स्वराज के जरिए मिलेगा।
तो अगर आप महिला क्लब से जुड़ना चाहती हैं या बनाना चाहती हैं तो आप मेरे कार्यालय में फोन करके अपनी इच्छा बताइए। कुछ उसकी फॉर्मेलिटीज हैं, जैसे आप कोई भी परीक्षा या कोई भी जो सुविधा आपको मिलती है उसके लिए कुछ प्रक्रिया बनी हुई है। उस प्रक्रिया को अगर आप फॉलो करेंगे, उसमें अगर आप सही पाए जाएंगे तो आप ये क्लब बना सकते हैं। और एक बार आपने क्लब बना लिया, चाहे आप महिला हो या पुरुष, तो फिर अगले 6 महीने 8 महीने में जैसे जैसे मैं पदयात्रा से फ्री होऊंगा तो आपको आपके प्रशिक्षण और आपके राजनीति में आने के लिए जो संसाधन व्यवस्था की जरूरत है उसके लिए जो कुछ भी हो सकेगा वो मदद आपकी की जाएगी। प्रशांत, पूर्वी चंपारण से हमारे साथ विपिन श्रीवास्तव जी हैं। विपिन जी, आप अपना कैमरा प्लीज ओपन करें और प्रशांत से आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी विपिन जी। बोलिए विपिन जी, आपकी आवाज। विपिन जी, आपको हम लोग देख पा रहे हैं, आप सवाल पूछिए। विपिन जी, आप अपना सवाल पूछिए, आपका कैमरा ओपन है, हम आपको देख सकते हैं। अपना सवाल आप प्रशांत से पूछिए। और अगर 10 सेकंड ना पूछे कुछ भाई तकनीकी विपिन जी, खराबी की आप वजह से सवाल नहीं शायद पूछ रहे हैं, आप विपिन किसी दूसरे से पूछिए। जी प्रशांत, तकनीकी खराबी की वजह से विपिन जी अपना सवाल नहीं पूछ पाए। अगला सवाल कोमल का है। कोमल जो कि बेगूसराय से है। कोमल, आप अपना प्लीज कैमरा ऑन कीजिए और प्रशांत से अपना सवाल पूछ सकती है। प्रशांत, कमेंट सेक्शन में एक सवाल आया है कि बिहार राज्य के पिछड़े होने का मुख्य कारण क्या राजनीतिक व्यवस्था है या लोगों की अनदेखी है? ये सवाल पूछा है अमित जी ने, तो प्लीज इस पर थोड़ा बताइए। बिहार पिछड़ा यहाँ कोई राजनीति, बिहार में भी वही राजनीतिक व्यवस्था है जो पूरे देश में है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों की जो नासमझी है या लोगों के से जो गलतियां हो रही हैं उसकी वजह से बिहार पिछड़ा है। बिहार में पिछड़ापन की सबसे बड़ी परेशानी की वजह यह है कि बिहार के लोग जो अपनी समस्याओं के बारे में जानते हैं, उससे जूझ रहे हैं, वो जिंदगी जी रहे हैं, वो सब जानने समझने के बाद भी जब आप और हम वोट करने जाते हैं तो उन समस्याओं को भूल कर दूसरे अन्य बातों पर वोट करते हैं। अपनी समस्याओं के लिए, अपने बच्चों के लिए वोट नहीं करते हैं। अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए नहीं वोट करते हैं। बिहार में ज्यादातर लोग जो चुनाव के दिन वोट करते हैं वो सिर्फ 4 बातों का ध्यान रखते हैं। पहला, उनकी जाति क्या है और वो किस जाति के, उनके जाति का कौन सा उम्मीदवार खड़ा है। वो उम्मीदवार अच्छा हो, बुरा हो, चोर हो, बदमाश हो, अगर आपकी जाति का है तो उसी को आप वोट दीजिएगा। दूसरा, कई लोगों को ऐसा लगता है, आप में से कई लोग भी समझते होंगे कि बिहार में सब जाति पर ही वोट पड़ता है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर हर आदमी जाति पर वोट देता तो बिहार में मोदी जी को तो बहुत वोट मिला है, उनकी जाति का कोई आदमी यहाँ नहीं रहता है। उसकी वजह यह है कि जो लोग जाति पर वोट नहीं करते हैं उसमें एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो धर्म के आधार पर वोट करता है, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट करता है, मंदिर बनाने के लिए, पुलवामा के नाम पर, पाकिस्तान पर बम गिराने के नाम पर। तो जो पहले 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 कैटेगरी के लोग हैं जो जाति पर वोट करते हैं, दूसरे कैटेगरी के लोग हैं जो धर्म या राष्ट्रवाद के नाम पर वोट करते हैं, तीसरे कैटेगरी में वो लोग हैं जिन्होंने लालू जी का यहाँ पर राज देखा है, जिनको लालू जी के शासन काल का अनुभव है या उसको पढ़ा देखा है, खेला है उन्होंने। वो लोग लालू जी के डर से भाजपा को वोट करते हैं। तो उन्हें लगता है कि यहाँ पढ़ाई हो ना हो, सड़क हो ना हो, भले रोजगार ना हो, कम से कम अपराध नहीं है, अपहरण नहीं है, तो जो अगर भाजपा का विधायक है या सांसद है वो काम नहीं भी किया है, उसने अच्छा काम नहीं किया, तो भी लोग उसको जाकर वोट इसलिए दे देते हैं क्योंकि उनको लालू जी के आने का, वापस आने का, जंगल राज के लौटने का डर होता है। और चौथा, यहाँ पर जो लोग मुस्लिम समाज के लोग हैं उन लोगों का ऐसा मानना है कि भाई किसी भी हालत में हम भाजपा को वोट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाजपा उनकी समझ से मुसलमान विरोधी पार्टी है। तो उनके पास कोई विकल्प बचा नहीं, क्योंकि बिहार में तो 2 ही दल है, एक लालू जी का लालटेन है और मोदी जी का एक भाजपा है। नीतीश कुमार जी का ऐसा कोई दल तो है नहीं, वो तो कभी भाजपा के साथ और कभी लालटेन के साथ रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में जो यहाँ 20% की आबादी है मुसलमानों की, ये लोग भाजपा को चूंकि वोट दे नहीं सकते हैं तो इनकी मजबूरी में इनको जाकर लालटेन को ही वोट देना पड़ता है। इन 4 वजहों से ही चूंकि लोग वोट देते हैं,
यही कारण है कि बिहार में पिछड़ापन है और कोई इसमें सुधार नहीं हो रहा है, क्योंकि नेताओं को ये पता है कि अंततोगत्वा चाहे आप जितना भी बात कर लें, जितनी बहस कर लें, जो भी आपके तकलीफ हो, वोट आते आते या तो आप जात पर करेंगे, धर्म पर करेंगे, या लालू के डर से भाजपा को वोट देंगे, या भाजपा के डर से लालू को वोट देंगे। इसीलिए आपके यहाँ काम नहीं होता है। मान लीजिए कि आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं और आपके गांव में सड़क नहीं है। आपको मालूम है कि सड़क का मंत्री तेजस्वी यादव है, सड़क आपकी नहीं बनी। आपके गांव में अस्पताल नहीं है, आपको मालूम है कि स्वास्थ्य मंत्री, अस्पताल का मंत्री तेजस्वी यादव हैं, उन्होंने काम नहीं किया। मान लीजिए आप परेशान हैं कि आपके गांव में नाली गली, पानी की व्यवस्था नहीं है, नाली गली की व्यवस्था नहीं है, नाली गली की हालत खराब है, तो ग्रामीण कार्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं, आपको मालूम है उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन इन सब के बावजूद कल होके अगर आप मुस्लिम समुदाय से हैं और उस गांव में वोट होगा, तो आप उस समय ये नहीं देखेंगे कि तेजस्वी यादव ने सड़क नहीं बनाई, अस्पताल की व्यवस्था नहीं की, या नाली गली के लिए कुछ काम नहीं किया। आप तो सिर्फ ये देखेंगे कि मैं मुसलमान हूं, मैं भाजपा को दे नहीं सकता हूं, तो चलो लालटेन को वोट दो। तो फिर उस हालत में अगर आप तेजस्वी यादव हैं, अगर आप लालटेन के हैं, तो आपको मालूम है कि वोट तो जनता देगी ही देगी, मैं काम करूं या ना करूं। इसीलिए बिहार पिछड़ा है। अगर आप बंधुआ मजदूरी करेंगे जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, या लालू जी के डर से भाजपा के बंधुआ मजदूर हो गए, भाजपा के डर से लालू जी के बंधुआ मजदूर हो गए, तो स्वाभाविक तौर पर आपका और आपके समाज का विकास नहीं होगा। प्रशांत, कोमल हमारे साथ जुड़ गई है। कोमल बेगूसराय से है। कोमल, प्लीज आप अपना सवाल प्रशांत से पूछिए। अपना कैमरा ऑन कीजिए और अपना माइक अनम्यूट करके आप प्रशांत से अपना सवाल पूछ सकती हैं। नहीं, यहाँ कोई आवाज नहीं आ रही है, कोई मैं वीडियो भी नहीं देख पा रहा हूँ, आप आगे बढ़िए। जी प्रशांत, क्योंकि कोमल हमारे साथ अभी नहीं है, तो उनका सवाल ये था कि बिहार में सरकारी कंपनियों में संविदा पर श्राद्ध पूर्वक स्थिति में कार्य कर रहे संविदा कर्मी को बेहतर भविष्य के लिए प्रशांत किशोर जी का क्या राजनीति है? मेरी कोई राजनीति नहीं है। आपको अभी आपने जिसकी सरकार बनाई है, महागठबंधन की सरकार है कोमल जी, आरजेडी ने उसमें, और मुझे जहां तक याद है भाजपा नीतीश कुमार ने भी ये कहा था कि संविदा कर्मियों का की जो सर्विस कंडीशंस है उसको सुधारा जाएगा और उनको सामान्य राज्य कर्मियों की तरह उनको उनके जॉब को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। तो अभी आपकी सरकार है, आपको सरकार से ये सवाल पूछना चाहिए कि भाई आपने तो कहा था, आप अभी सरकार में हैं, तेजस्वी यादव को ये बताना चाहिए कि संविदा कर्मियों की जो मानदेय है या उनके सर्विस कंडीशन है उसको सुधारने के लिए वो क्या करेंगे। जहां तक मेरा सवाल है, मेरा नजरिया है, देखिए चाहे आप राज्यकर्मी हैं या संविदा कर्मी हैं, नियमित हैं या अनियमित हैं, बिहार में जो गरीबी है, जो बेरोजगारी है, अगर आप लाचार हैं, आपके पास बहुत विकल्प है नहीं, तो सरकार हो या कोई ठेकेदार हो, वो आपका शोषण करेगा ही करेगा। यहाँ पर कई लोग जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका भी शोषण हो रहा है। तो जब तक यहाँ पर लोगों के लिए नए विकल्प नहीं बनेंगे जो कि सरकारी नौकरी के अलावे भी हो, जिसमें रोजी रोजगार लोगों के पास हो, लोगों के पास ये सुविधा हो कि वो आप और कुछ बेहतर काम कर सकें, तब तक इस तरह के सर्विस कंडीशंस को नहीं सुधारा जा सकता है। जहां तक संविदा कर्मियों के विशेष उनके सैलरी या सर्विस कंडीशन की बात है, तो इसका एक सीधा उपाय ये है कि देखिए संविदा कर्मी तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि वो आज की जो व्यवस्था है उसमें कुछ ना कुछ लोग संविदा पर रहेंगे ही, और कई बार ये आपके हक में भी है, क्योंकि जब सरकार को कोई नौकरी देनी होती है तो सरकार के नौकरी देने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है, लेकिन कई योजनाएं ऐसी हैं जिसमें साल भर, 2 साल, 5 साल, 8 साल के लिए लोगों को ऐसी नए लोगों को अवसर मिल सकता है जहां वो संविदा पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करके अपने लिए रोजगार या अपने लिए एक्सपीरियंस इकट्ठा कर सकते हैं। तो इसमें 2 बातें हैं। पहली तो ये कि संविदा पर जो काम है वो 11 महीना से अगर ज्यादा है, तो जो यहाँ के लेबर लॉज हैं देश के, वो आपको बताते हैं कि 11 महीना से अगर आप ज्यादा लंबे समय तक संविदा या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर नौकरी करा रहे हैं, तो उसमें जो सर्विस कंडीशन है वो रेगुलर एम्प्लॉयज की तरह होना चाहिए। दूसरी बात ये बताई गई कि अगर आप 11 महीना से ज्यादा के लिए आपको किसी पद पे किसी व्यक्ति की जरूरत है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को न लें, ये ज्यादा बेहतर है कि आप उसको रेगुलर एम्प्लॉय की तरह लें।
तीसरी और अंतिम बात यह है कि सरकार को यहाँ पर कोई आयोग या कोई ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि देश भर में संविदा कर्मियों के जो कंडीशंस हैं, जो उनके मानदेय हैं, जो उनके सर्विस कंडीशंस हैं, उसके अनुरूप बिहार में भी संविदा कर्मियों के सर्विस कंडीशन और रेम्युनरेशन को उनके सैलरी को उसके हिसाब से अलाइन किया जा सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि संविदा कर्मी यहाँ पर जो अन्य कई डिपार्टमेंट्स में, विभागों में काम कर रहे हैं, उसी तरह का जॉब कोई महाराष्ट्र में कर रहा है, उसको 2 गुना पैसा मिल रहा है और बिहार में उसको आधा पैसा मिल रहा है। ये नहीं होना चाहिए। जो देश में हर राज्यों में दूसरों को मिल रहा है संविदा पर काम करने वाले लोगों को, वो बिहार में भी मिलना चाहिए। दूसरी बात, 11 महीने से ज्यादा अगर आप संविदा पर रखना चाहते हैं तो आपको संविदा के बजाय उसको रेगुलर एम्प्लॉय की तरह रखना चाहिए। और तीसरी बात कि जो भी 11 महीने तक के जो सर्विस कंडीशंस वगैरह हैं वो सरकार के लेबर लॉज के अनुरूप ही बनाना चाहिए। यहाँ पर तो लोग 6,000 रुपए पर भी काम कर रहे हैं, जो रसोइये हैं वो 1,500 रुपए पर भी काम कर रहे हैं, जो महिलाएं हैं जो रसोइये के तौर पे काम करती हैं विद्यालयों में, वो 1,500 रुपए पे काम कर रही हैं। यहाँ पर तो कोई रूल रेगुलेशन है ही नहीं, मतलब जो मिनिमम वेज से भी कैसे पर आप काम करा सकते हैं, लेकिन सरकार करा रही है क्योंकि उसका कोई, उनके पास, उन महिलाओं के पास कोई विकल्प नहीं है। मजबूरी में उनको 1,000 रुपए 1,500 रुपए पर भी काम करना पड़ रहा है। तो जब तक यहाँ लोगों के आर्थिक समृद्धि का रास्ता नहीं खुलेगा, नए रोजगार के अवसर नहीं बनाए जाएंगे, तब तक सरकार और ठेकेदार दोनों ही आपका शोषण करेंगे। तो कहीं ना कहीं मूल में यहाँ के विकास और रोजगार के नए अवसर से ही इसका समाधान है। लेकिन उसके बाद वो तो एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन संविदा के तौर पर जो काम कर रहे हैं उनके सर्विस कंडीशंस को बिहार में भी दूसरे राज्यों के समकक्ष किया जाना चाहिए। और 11 महीना से ज्यादा जो संविदा के कर्मचारी हैं, 11 महीने से ज्यादा अगर काम कर रहे हैं तो उनको राज्य कर्मियों की श्रेणी में लाना चाहिए। प्रशांत, आज का जो हमारा अगला सवाल है वो अमन कुमार जी की तरफ से है, जो कि पटना से है। अमन जी, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और अपना माइक अनम्यूट करके आप प्रशांत से अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी अमन जी, अपना सवाल पूछें। प्रणाम सर। बोलिए भी। और शिक्षा मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार का सपना हम भी देखे थे सर, लेकिन सपना नहीं पूरा हो सका। आगे आपसे थोड़ा सा उम्मीद जगी है कि जन जन में कैसे ऊर्जा पैदा कर सकें। मेरे भाई, जैसा कि आप और हम सब अपनी जिंदगी में ये जानते हैं, सपने देखने से तो बात नहीं बनेगी। सपना देखना अच्छी बात है, आपने देखा है तो अच्छी बात है, लेकिन उस सपने को साकार करने के लिए पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सपना देखते हैं कि आप बहुत बड़े उद्योगपति बन जाएं तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वो काबिलियत, वो हुनर अपने हासिल करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाएं तो उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेडिकल कम्पीट करना पड़ेगा, डॉक्टर बनने के बाद मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं ऐसा समझता हूं कि बिहार में लाखों ऐसे लोग हैं जो ऐसा सपना देखते हैं, या जिनके मन में ये बात है कि बिहार में भ्रष्टाचार खत्म हो, पढ़ाई की व्यवस्था हो, विकास हो। लेकिन सिर्फ ये सपना देखने से बात नहीं बनेगी, उसके लिए उतरकर नीचे आकर कुछ काम करना पड़ेगा। ये भी कहते रहने से कि यहाँ कुछ सुधार नहीं हो सकता है और इसलिए कोई काम प्रयास ना हो, ये भी ठीक नहीं है। अगर आप पूरे जीवन ये कहते रहें कि कमरे में बहुत अंधेरा है, उससे तो अंधेरा कम नहीं होगा। किसी को मोमबत्ती जलाने का प्रयास करना पड़ेगा। कोई अगर मोमबत्ती जलाएगा तो उससे ही अंधेरा छटेगा। बिहार में अगर आप उस सोच के व्यक्ति हैं जो समझते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, शिक्षा सुधरनी चाहिए, तो अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पिछले 14 महीने से मैं भी इतने दिन से घूम रहा हूँ, गांव गांव जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग, हजारों लाखों की संख्या में लोग ऐसा ही सोचते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार कम होना चाहिए, शिक्षा सुधरनी चाहिए, लेकिन उसके अनुरूप वो अपना आचरण नहीं रखते हैं। जो लोग बताते हैं कि भ्रष्टाचार कम होना चाहिए, वही 500 रुपया लेकर जाकर वोट देते हैं। जो लोग बताते हैं कि शिक्षा सुधरनी चाहिए, वही जाकर राम मंदिर के नाम पर, पुलवामा के नाम पर वोट देंगे, शिक्षा के लिए वोट ही नहीं देंगे। तो अगर आप सोचते हैं, सपना देखते हैं कि बिहार में स्थिति सुधरनी चाहिए, शिक्षा सुधरनी चाहिए, रोजगार आना चाहिए, भ्रष्टाचार कम होना चाहिए, तो उसके अनुरूप आपको आचरण होना चाहिए, आपका व्यवहार होना चाहिए। जो बात गांधी जी ने बताई कि यू मस्ट प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, जो आप दूसरों को सिखा रहे हैं वो आपको करना होगा, तभी लोग आपको, विश्वसनीयता आपकी बनेगी, तभी लोग आपकी बात मानेंगे और तभी शायद आप में कुछ करने की क्षमता आएगी।
तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपने पहले प्रयास किया है तो उस प्रयास को और मजबूती से और कीजिए, बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़कर कीजिए, अन्य लोगों को साथ में इसमें जोड़िए। अगर आपके प्रयास में ईमानदारी है, आप में क्षमता है, तो बिल्कुल आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी ही मिलेगी। प्रशांत, ये हमारा आखिरी सवाल था। अब हम चाहेंगे कि हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप उन्हें एक छोटा सा संदेश जरूर दें। आप सबका इस सत्र से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप में से कुछ लोग शायद अंदाजा लगा सकते हैं, मैं अभी पदयात्रा से आया हूं और आने के बाद इस सत्र की शुरुआत हुई। थोड़ा गला मेरा फंसा हुआ है। हम लोग अभी मधुबनी के बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र में हैं। पिछले 14 महीने से पदयात्रा चल रही है और जो मैंने लोगों को यहाँ आश्वस्त किया है कि जब तक पूरे बिहार को घूमकर, लोगों से मिलकर, उनकी समस्याओं को समझकर, लोगों को समझाकर एक नई व्यवस्था के लिए पूरे समाज को मैं तैयार नहीं करूं, तब तक ये अभियान, ये प्रयास जारी रहेगा। चाहे उसके लिए जितनी मेहनत करनी पड़े, जो पसीना बहाना पड़े, जो व्यवस्था बनानी पड़े, मैं पूरी तरीके से संकल्पित हूं। हर हालत में इस काम को किया जाएगा। मुझे इस बात का एहसास है कि ये कठिन काम है। तो ये जो लोग आकर बताते हैं कि भैया कर रहे हैं, देखिए क्या होता है, वो ठीक बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में सुधार के लिए अगर मेरे जैसे व्यक्ति की हिम्मत नहीं पड़ेगी, मैं प्रयास नहीं करूंगा, तो बिहार में किस दूसरे व्यक्ति की हिम्मत पड़ेगी। इसलिए मैं अपनी ओर से जो कुछ भी हो सकता है वो कर रहा हूं। मैं ये किसी को जिताने हराने के लिए नहीं कर रहा हूं। मेरा अपना नजरिया ये है कि मेरा जन्म इस मिट्टी में हुआ है और भगवान की कृपा से मैंने जीवन में कुछ हासिल कर लिया है। तो मेरा ये फर्ज है कि अपने राज्य के लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए, बिहार में स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जो कुछ भी मेरे से बन पड़े वो करूं। वही मैं कर रहा हूं। आप सबका इसमें, इस अभियान से, इस परिकल्पना से जुड़ने के लिए, इसके बारे में विचार विमर्श करने के लिए, इस बात को आगे फैलाने के लिए, दूसरे लोगों को इसे जोड़ने के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त कर रहा हूं। आपसे अनुरोध यही है कि अगर आप इस चीज में विश्वास करते हैं, इससे सहमत हैं, जो मैं कह रहा हूं, जो काम मैं कर रहा हूं, इससे अगर आप सहमत हैं तो इससे जुड़िए। अपने साथियों को, अपने घर वालों को, अपने पड़ोसियों को ये बात बताइए। इसमें अभी आपके चंदे की जरूरत नहीं है, आपके वोट की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस बात की जरूरत है कि हर व्यक्ति जो समझता है कि ये ठीक प्रयास है, इससे बिहार को सुधारा जा सकता है, वो अपने और अपने इर्द गिर्द जितने लोगों से आप मिलते हैं, जिनसे आपका दोस्ती है, जिनसे आपका भी रास्ता है, उनको इस बात के लिए तैयार करें, उनको इस अभियान से, इस परिकल्पना से जोड़ें। अगर आप ये करते हैं तो आपकी बहुत बड़ी बिहार के लिए सेवा होगी। इस अभियान के प्रति आपका कंट्रीब्यूशन होगा। सब लोग मिलेंगे तभी सुधार होगा। बिहार को सुधारने के लिए प्रयास चाहे आज हो या 30 वर्ष के बाद हो, मैं करूं या आप करें या कोई दूसरा करे, करना किसी न किसी बिहार के व्यक्ति को ही होगा। और मुझे लगता है कि ये समय है जब हम लोग इसको कर सकते हैं। मैं अपनी ओर से प्रयास कर रहा हूं। आपके सारी भावनाओं का सम्मान करते हैं, आपके समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आप सब इस अभियान को मजबूत बनाने के लिए इस बात को जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक इस बात को पहुंचाने में हमारी और इस अभियान की मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रशांत। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिन लोगों के भी सवाल आज पूरे नहीं हो पाएंगे, हम जरूर कोशिश करेंगे कि हमारा जो अगला लाइव सेशन हो उस लाइव सेशन में आपके जितने भी सवाल हैं वो जरूर हम प्रशांत तक पहुंचाएं। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जय बिहार, जय जन सुराज। धन्यवाद। जय बिहार, जय जन सुराज। हम लोगों को मौका नहीं मिला।